हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस में। मैं सागर कुमार आज आप लोगों के साथ इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वन बाय वन डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस जैक के मॉडल सेट 1 से लिए गए हैं। ये हमारा वीडियो पार्ट 1 है और इसके पार्ट 2 में हम लोग आगे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे। इसके अलावे इस चैनल पे पहले से हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के सारे मॉडल सेट पेपर डिस्कस किए गए हैं वन बाय वन। तो जो भी बच्चे हिस्ट्री, पॉलिटी या ज्योग्राफी के मॉडल सेट पेपर के आंसर्स देखना चाहते हैं डिटेल्स में, वे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है। द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अवसर लागत को हम लोग हस्तांतरण लागत के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? हस्तांतरण लागत के नाम से। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मांग को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपभोक्ता की आय। शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि सॉरी स्टूडेंट्स, कि जो मांग होता है, ठीक है, मांग का नियम भी कहता है कि जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो वो मांग भी बढ़ता है। मतलब कि आय जो होता है वो मांग के समानुपाती होता है। ओके, और चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। उपभोक्ता की माप की इकाई क्या है? तो ये स्टूडेंट्स काफ़ी सरल सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है। इस सवाल का आंसर शायद ही कोई बच्चा होगा जो इसको गलत टिक करेगा, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि किलोग्राम जो होता है वो द्रव्यमान की इकाई होती है, लीटर जो होता है वो कैपेसिटी यानी क्षमता की इकाई होती है, मीटर आपका दूरी की इकाई हो गई। तो एक ही ऑप्शन आपके पास बच रहा है, अब वो है यूटिल्स। ठीक है, तो यूटिल्स जो होगा वो उपयोगिता की माप की इकाई हो जाएगी। ओके, चलिए अगले प्रश्न क्या है हमारा, बजट की ढाल होती है। बजट की ढाल कैसी होती है? तो बजट की ढाल जो होती है वो ऋणात्मक होती है। अब ऋणात्मक आप इसको समझ सकते हो कि ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो बजट की जो ढाल होती है वो लेफ्ट टू राइट में स्लोप होती है। इसको हम लोग ऋणात्मक ढाल के नाम से जानते हैं। ओके, हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार की वस्तु की मांग उसकी कीमत में वृद्धि से बढ़ती है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, सॉरी। इसका आंसर हो जाएगा गिफिन वस्तुएं। सॉरी, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। ओके, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। सो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, जिससे हम लोगों को काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे भी आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे इस तरह से वीडियो जो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम्स के लिए लाता रहूँगा। ओके, तो सबसे पहले तो गिफिन वस्तुओं को जान लीजिए कि गिफिन वस्तुएं होती क्या है। तो वे सारी वस्तुएं जो जिसकी कीमत में वृद्धि के साथ उसकी मांग भी बढ़ जाए, वैसी वस्तुओं को हम लोग गिफिन वस्तुएं कहते हैं। तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज होता है कि गिफिन वस्तुएं वैसी वस्तुएं होती है जो मांग के नियम के विरुद्ध चलती है। मतलब ये मांग के नियम को फॉलो नहीं करती है। तो आप लोग एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं कि वैसी कौन सी वस्तु होती है जो मांग के नियम को विरोध करती है। ठीक है, क्योंकि ये कीमत बढ़ने के साथ साथ सीधा क्या होती है, मांग भी इसकी बढ़ जाती है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा में एक अतिरिक्त इकाई की वृद्धि करने पर उत्पादन लागत में होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक अतिरिक्त इकाई की बात की जा रही है। तो जब भी एक अतिरिक्त इकाई की बात की जाएगी तो वहाँ से जो उत्पादन लागत होगा उसे हम लोग सीमांत लागत के नाम से जानेंगे। ओके, चलिए अगले प्रश्न है हमारा, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का नाम क्या है? तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन का जो नाम होता है वो है रिटर्न्स टू स्केल, यानी कि पैमाने का प्रतिफल। ओके, तो हमारा अगला प्रश्न है, एक उत्पादक 10 खिलौने को बाजार में 5 रुपये प्रति खिलौने की दर से बेचता है, तो उसकी कुल संप्राप्ति क्या है? संप्राप्ति दैट मीन्स टोटल रेवेन्यू की बात की जा रही है। तो जब हम लोग टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं तो उसमें से हो जाता है हमारा पहला टोटल क्वांटिटी इनटू प्राइस पर कॉस्ट। तो टोटल क्वांटिटी कितनी है आपकी? वो 10 है और प्राइसेस कितनी है? 5। तो 10 इंटू 50 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सॉरी, 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दैट मीन्स टोटल जो रेवेन्यू होगी वो 50 रुपीज़ होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है,
पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों की संख्या क्या होती है? तो वैसे मार्केट्स में पूर्ण प्रतियोगिता है, तो आप लोग सोच सकते हो कि पूर्ण प्रतियोगिता कब होगी? जब वहाँ पे बहुत सारे शॉप्स के होंगे, बहुत सारे फर्म होंगे, तब ना वहाँ पे पूर्ण प्रतियोगिता होगी। अदरवाइज अगर वो पूर्ण प्रतियोगिता ना हो, बहुत सारे शॉप्स ना हो, फर्म ना हो, तो वो पूर्ण प्रतियोगिता नहीं कहलाएगी। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेरी लार्ज, यानी बहुत अधिक। अब वैसे बाजार जिसमें फर्मों की संख्या सिर्फ और सिर्फ एक हो, उसे हम लोग एकाधिकार बाजार के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, एकाधिकारी द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग क्या होती है? तो एकाधिकारी द्वारा जो उत्पादित वस्तु होती है उसकी मांग होती है वो लोचदार होती है। ओके, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्फ्रेड मार्शल के अनुसार उपयोगिता की माप की इकाई है। तो ये क्वेश्चंस मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, ये सेट में ही रिपीट है। ठीक है, तो इसका आंसर अगेन यूटेंसिल्स हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किस वक्र का आकार उल्टा यू के जैसा होता है? कैसा होता है? उल्टा यू। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सीमांत उत्पाद का जो कर्व होता है वो उल्टा यू के जैसा होता है। दैट मीन्स ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। इसको सीमांत उत्पाद की जब कर्व की बात करेंगे तो कुछ इस प्रकार का कर्व होता है वो। ठीक है, जो जस्ट लाइक उल्टा यू के जैसा होता है। और अगर अदर सारे की बात करें तो उसमें से आप देख सकते हो कि आप सीमांत उपयोगिता, औसत लागत या सीमांत लागत के कर्व की बात करोगे तो वो सीधा यू कर्व होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम से आपसे पूछे जा सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता का कर्व का आकार जो होता है, वक्र का आकार कैसा होता है, तो वो यू होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कॉप डकलस उत्पादन फलन QAL अल्फा के अल्फा में पैमाने के प्रतिफल की माप क्या होती है? तो हमारा ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फा प्लस बीटा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु की मांग वक्र Q इज इक्वल टू 10-5P है तो वस्तु की कीमत 2 रुपये प्रति इकाई पर वस्तु की मांग क्या होगी? ये काफ़ी आसान प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, प्राइस P जो है वो आपको 2 रुपीज़ पर यूनिट दे रखी है और आपसे Q की वैल्यू पूछ रही है। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से चलिए थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। Q इज इक्वल टू 10-5P। अब यहाँ से 10-5P की वैल्यू 2 रख देते हैं, तो 10-5 2 = 10, ये 0 होगा। दैट मीन्स आपका आंसर 14 का C, 0 इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। एकाधिकार में वस्तु की कीमत और सीमांत लागत MC में क्या संबंध होता है? तो जब एकाधिकार की बात होती है तो वहाँ पे वस्तु की कीमत और सीमांत लागत में जो जो होगा वो P हमेशा ग्रेटर देन होगा MC के। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट ऑप्शन। इसके अलावे 15 ऑब्जेक्टिव के अलावे इस बार मॉडल सेट में कुछ 5 फीलर्स दिए गए थे, तो मैं फीलर्स को भी 1 बाय 1 डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला फीलर है आपके पास सॉरी, ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा, मतलब किसने, हु डिफाइंस इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ? तो इसका आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान भी कहा था। आप लोग चाहे तो इस एक चीज़ और भी जान जाओ कि एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स नाम से भी जाना जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोगिता की, देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। आई थिंक ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग अच्छे से याद रख करके जाना एग्जाम में कि उपयोगिता को यूटिलिटी से मापते हैं। किससे मापते हैं? यूटिलिटी से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी वस्तु की मांग और उपभोक्ता की आय में कैसा संबंध होता है? तो मैंने आपको पहले प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है कि जैसे ही मांग बढ़ती है, मतलब मांग आय के साथ बढ़ती है, तो यहाँ पे ये मांग और आय में जो होता है वो प्रत्यक्ष समान मतलब कि रिलेशन होता है। प्रत्यक्ष संबंध मतलब जैसे जैसे मांग बढ़ेगा वैसे आय भी बढ़ेगी, या फिर यूँ कहो कि आय बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जब उत्पादन के साधनों में 5% की वृद्धि होने से उत्पादन में 5% की वृद्धि होती है तो इसे पैमाने का क्या कहते हैं? समता प्रतिफल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समता प्रतिफल। ओके, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समता प्रतिफल को ही स्थिर प्रतिफल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
तो हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, दो विभिन्न ग्राहकों से किसी वस्तु की अलग अलग कीमतें वसूल की क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को कीमत विभेदीकरण के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? कीमत विभेदीकरण के नाम से। ओके, तो ये जो क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स, वे हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। मैं कल इसके पार्ट 2 में आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। सो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियोज़ के बेनिफिट ले सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।